हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं ऑल अबाउट एचटीटीपी स्टेटस कोड्स। एचटीटीपी के स्टेटस कोड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के स्टेटस कोड्स हैं हमारे पास, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे टोटल दो चीजें देखेंगे। व्हाट इज स्टेटस कोड होता क्या है, एंड साथ ही साथ हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑल स्टेटस कोड, जिसके अंदर हम जितने भी टाइप्स के स्टेटस कोड्स हैं उनके अंदर किस स्टेटस कोड का मतलब क्या है, वो सारी चीजें आज यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज एचटीटीपी स्टेटस कोड। एक स्टेटस कोड होता क्या है एचटीटीपी के अंदर, तो इसको समझने के लिए हम इन पॉइंट्स का यूज लेंगे ताकि हम इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि ये फर्स्ट लाइन होती है। फर्स्ट लाइन कहाँ की होती है कि सर रिस्पॉन्सेज में जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आती है उसमें जो पहली लाइन होती है उसमें ये कंपलसरी है कि मेंशन करा जाए कि कौन सा स्टेटस कोड है उस रिस्पॉन्स का। तो हर रिस्पॉन्स का एक स्टेटस कोड होता है जो कि उसकी पहली लाइन में मेंशन होता है। किसकी पहली लाइन में? रिस्पॉन्स की पहली लाइन में। आगे देखते हैं यहाँ पे इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी हमने जिस चीज को एक्सेस करने की परमिशन मांगी थी रिक्वेस्ट के जरिए, उसके अगेंस्ट में रिप्लाई क्या आया है ये बताने के लिए स्टेटस कोड्स काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें परमिशन नहीं है वो चीज एक्सेस करने की तो अलग स्टेटस कोड आएगा, अगर हम एक्सेस कर सकते हैं तो अलग स्टेटस कोड आएगा, और ऐसे ही अगर हमें कहीं और रीडायरेक्ट करा जा रहा है तो एक अलग स्टेटस कोड आएगा। ये सारे स्टेटस कोड हमें दिखते हैं रिस्पॉन्सेज के अंदर पहली लाइन में, और ये होते हैं हमारे रिक्वेस्ट के रिप्लाईज। देन यहाँ पे देखते हैं टोटल 5 ग्रुप्स में इन स्टेटस कोड्स को डिवाइड करा गया है, यानी हमारे पास जितने स्टेटस कोड्स उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप के अंदर कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं जिनके अंदर अलग अलग मतलब होंगे, जो कि अपन देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे उन पांचों ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो है 1XX, 2XX, 3XX, 4XX एंड 5XX। यहाँ पे X का मतलब है कि यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे कि हम नॉर्मली यूज देते हैं X को अपनी एथिकल एक्टिंग में भी कि सर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो 1XX का मतलब है 101, 102 या कोई भी वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो ये कुछ स्टेटस कोड्स के ग्रुप्स हैं। अब इनके अंदर हमें अलग अलग स्टेटस कोड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें 101 की या 100 की, तो उस स्टेटस कोड से क्या होता है या उसके अंदर क्या क्या उसका काम है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गया होगा कि स्टेटस कोड होता क्या है। स्टेटस कोड एक ऐसा कोड है जो एचटीटीपी के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, एंड ये हमें ये बताता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट हमने करा था उसके बदले में हमें रिप्लाई क्या मिला है। ये एक रिस्पॉन्स की पहली लाइन में आता है, जिसके जरिए हमें कंफर्म हो जाता है कि क्या हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर क्या हम कहीं और पहुंचेंगे, या फिर क्या हमारे पास उसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इन सभी ग्रुप्स को समझेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 1XX। तो यहाँ पे ये जो हमारा पहला ग्रुप है, इसका अगर हम बात करें तो इसको बताया हुआ है इंफॉर्मेशनल, यानी ये जो पहला ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है इंफॉर्मेशनल ग्रुप, यानी हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस ग्रुप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केवल एक ही स्टेटस कोड, जो कि है 100। तो अब ये यहाँ पे जो 100 स्टेटस कोड है, ये क्या काम आता है, इसका नाम क्या है? इस स्टेटस कोड का नाम है कंटिन्यू। 100 नंबर पे जो स्टेटस कोड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू का मतलब क्या देखते हैं डेफिनेशन के साथ। Continue the connection for the receiving complete message body using request। यहां पे अगर हम देखें तो continue the connection फॉर रिसीविंग कंप्लीट मैसेज बॉडी यूजिंग रिक्वेस्ट, इसका मतलब यह है कि जो भी हमने रिक्वेस्ट शेयर करी थी उस रिक्वेस्ट में जो बॉडी का कंटेंट था वो पूरा नहीं हुआ होगा, अभी भी थोड़ा बाकी होगा। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यू जो हमारा स्टेटस कोड है 100, हम वो कोड यूज में लेते हैं जिसके जरिए क्या होता है कि कनेक्शन अभी भी ओपन रहेगा सर्वर की तरफ से, कि जब तक ये कनेक्शन ओपन है तब तक मेरे को उस रिक्वेस्ट की बॉडी भेजनी है। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट की जो प्रॉपर बॉडी थी, जो प्रॉपर कंटेंट था शेयर कर दूंगा, देन वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो उस कनेक्शन को कंटिन्यूस ओपन रखने के लिए, ताकि हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो पूरा वहां तक भेज सके, यहाँ पे 100 स्टेटस कोड यूज में लिया जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको 100 स्टेटस कोड का काम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेटस कोड कौन सा है हमारे पास। सो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है वो है 2XX। अब ये ग्रुप क्या काम आता है, ये बताता है द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, यानी आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, कि अब आपके पास रिस्पॉन्स करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी बातें हमें बताता है 2XX ग्रुप। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर हम पहला स्टेटस कोड देखें तो वो है 200 स्टेटस कोड। इस स्टेटस कोड से हमें क्या पता पड़ता है, तो इसका नाम जो है पहले वो देख लेते हैं। इसका नाम है ओके। अब ओके का मतलब है कि सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो, जो रिस्पॉन्स आप चाहते हो तो आपको मिल सकता है। इसकी डेफिनेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे
रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल एंड द रिस्पॉन्स बॉडी कंटेनिंग द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी आपने जो चीज रिक्वेस्ट करी थी वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुकी है और अब आपके सामने एक रिस्पॉन्स आ जाएगा जिसके पास कंप्लीट बॉडी होगी जो चीज आपको चाहिए थी उसकी। फॉर एग्जांपल मैं WSCubeTech की वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूं तो उसका जो पूरा प्रोग्राम था अब वो मुझे क्लियरली मिल जाएगा, यानी जो भी पेज मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं और मैं उसको एक्सेस कर पाता हूं, नॉर्मली वेबसाइट चला पाता हूं, तो वहां पे हमारे पास जो स्टेटस कोड रन हो रहा होता है वो है 200 स्टेटस कोड। नेक्स्ट आता है 201 स्टेटस कोड। अब ये स्टेटस कोड क्या काम आता है देखते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है क्रिएटेड। अब क्रिएटेड का मतलब क्या है ये तो हम डेफिनेशन के जरिए ही समझ पाएंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इज रिटर्न्ड इन रिस्पॉन्स to a put request to indicate that the request was successful। बेसिकली कि अगर हमने put मेथड का यूज दिया है और उस मेथड का यूज लेके कोई भी डेटा अपडेट करने की कोशिश करिए तो उसके बदले में जो रिप्लाई आएगा जो हमें कंफर्म करेगा कि सर आपका डेटा अपडेट हो चुका है वो है क्रिएट मेथड जिसका स्टेटस कोड है 201। तो 201 क्या कर रहा है कि सर आप जब भी पुट मेथड का यूज लेके कोई कंटेंट अपडेट कर रहे हैं तो उसका कंफर्मेशन हमें कौन दे रहा है, उसका कंफर्मेशन हमें दे रहा है 201 स्टेटस कोड, जिसका मतलब है सर कि आपका डेटा जो है पुट के जरिए सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स 3xx का ग्रुप। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें यहाँ पे बताया जा रहा है द क्लाइंट इज रीडायरेक्टिंग टू अ डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी ये पूरा जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं रीडायरेक्शन से रिलेटेड वर्क कर रहा है। अब देखते हैं क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो स्टेटस कोड हमारे पास आता है वो है 301। अब इस 301 का मतलब क्या है, तो इसका नाम देखते हैं पहले, मूव परमानेंटली, यानी कोई चीज किसी जगह से पूरी हट चुकी है। नाम से तो अभी इतना ही डिफाइन हुआ है, डेफिनेशन के जरिए समझते हैं इस बात को। रीडायरेक्ट्स टू अ डिफरेंट यूआरएल यूजिंग लोकेशन हेडर यूज न्यू यूआरएल। बेसिकली देखो लोकेशन हेडर के बारे में हमने पढ़ा है और कहां पे पढ़ा है, हेडर्स के वीडियो में। बट यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि ये किसी भी यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरी जगह पे। बट क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो रीडायरेक्ट कर रहा है इसका रीजन ये है रीडायरेक्ट करने का कि सर जो रिसोर्स है वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे नाम बता रहा है मूव परमानेंटली, वहां से हट चुकी है। तो इस केस में मैं कितनी भी बार वो सेम यूआरएल डालूंगा तो मेरे पास सेम एरर आएगा, यानी मेरे को एक न्यू यूआरएल डालना पड़ेगा, नया एड्रेस बताना पड़ेगा उस रिसोर्स का जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, देन वो ओपन हो पाएगी। तो 301 का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि सर आप जो रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं सर्वर की वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो वहां से हट चुकी है कहीं और, उसकी लोकेशन चेंज हो गई, उसका यूआरएल चेंज हो गया, और अगर चेंज हो गया तो आपको नया यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 302 स्टेटस कोड। अब ये क्या काम आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड। अब फाउंड का मतलब क्या है, डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। रीडायरेक्ट्स टू अ डिफरेंट यूआरएल यूजिंग लोकेशन हेडर। देखो सभी लोग लोकेशन हेडर का यूज लेना है जो कि हमें पता है कहीं भी रिडायरेक्शन में यूज आता है, हमने हेडर्स में इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवर्ट टू द ओरिजिनल यूआरएल इन सब्सिक्वेंस रिक्वेस्ट। बेसिकली इसका मतलब यह है कि नॉर्मली जब हम रिडायरेक्ट होते हैं किसी भी रीजन से तो हम वापस हमारी ओरिजिनल यूआरएल पे पहुंच सकते हैं। तो हम वही यूआरएल, जैसे मान लेते हैं हम किसी टॉरेंट वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करने जाते हैं तो हम कई बार रिडायरेक्ट होते हैं और एक बार हमारा काम हो जाता है, तो वहां पे बेसिकली यूज हो रहा है 302 स्टेटस कोड का, जिसका मतलब है फाउंड। जैसे ही वो डेटा मिलेगा हम उसको एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे, तब तक के लिए हम रिडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है हमें यूआरएल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, पुरानी यूआरएल ही काम आ जाती है। बट वो एक दो बार रिडायरेक्ट करेगी देन हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। वो कोड्स के डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम आ रही है या किस वजह से हमें रिडायरेक्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 304 स्टेटस कोड। क्या बताता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मॉडिफाइड, और इसके बारे में अगर आप सभी को याद हो तो हमने हेडर्स में कुछ पढ़ा है। डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। यहाँ पे इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर to use the cached copy of the requested resources if modify since and if none match का यूज लेके, यानी जब हम if modify since को और if none match को पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि वो ये कंफर्म करते हैं कि उनके पास जो कैशे वर्जन पड़े हैं क्या उनसे काम हो जाएगा या फिर सर्वर ने कुछ डेटा अपडेट कर दिया, उनको वो डेटा लेने की जरूरत है। इन शॉर्ट समझे तो हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे जो नॉट मॉडिफाइड है, जब हम एक्सेस करते थे और कोई भी डेटा अपडेट नहीं होता था तो सर्वर हमें कैसे बताएगा, सर्वर हमें बताने के लिए 304 स्टेटस कोड का रिस्पांस भेज देता था, और रिस्पांस की पहली लाइन में लिखा होता है स्टेटस कोड, तो वहां पे लिखा होता था 304, जिसका मतलब है कि सर आपकी जो रिस्पांस थी, यानी आपने जो चीज पूछा था, फॉर एग्जांपल मैंने किसी जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा, अब उस स्क्रिप्ट में कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। अगर अपडेट नहीं हुआ तो सर्वर मेरे को नॉट मॉडिफाइड का जो पैकेट था, वो नॉट मॉडिफाइड का जो स्टेटस कोड था वो भेज देगा रिस्पांस पे, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे हमारे रिस्पांस में कोई चेंजेस नहीं हुए, हमारे सर्वर पे कोई चेंजेस नहीं हुए, यानी हम कैशे वर्जन अभी भी यूज ले सकते हैं। जिसमें हम किन एड्रेस का यूज लेते थे, इफ मॉडिफाई सिंस एंड इफ नन मैच। आप सभी को याद आ गया होगा, ये थोड़ा रिवीजन भी हो गया आप सभी का।
नेक्स्ट स्टेटस कोड है स्टूडेंट्स हमारे पास 4xx का। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या आता है, इसका नाम देख लेते हैं यहाँ पे। द रिक्वेस्टेड कंटेन्स एन एरर ऑफ सम काइंड, यानी आप जो चीज एक्सेस करना चाह रहे हैं सर वहां पे किसी ना किसी चीज का कोई एरर है, और अगर एरर है तो वहां पे 400 स्टेटस कोड जो है 4xx जो स्टेटस कोड है वो यूज में आएगा। तो यहाँ पे इसका जो पहला स्टेटस कोड है उसका नाम है 400400। इसमें जो इसका नाम हम देख सकते हैं वो है बैड रिक्वेस्ट। अब बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट सबमिटेड एन इनवैलिड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि अगर हमने यूआरएल में कुछ चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल wscubetags/login नाम का पेज था, बट हमने लिख दिया wscubetags/logins.php या logins.html whatever, बट बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, यूआरएल में चेंजेस करे। जब यूआरएल में कोई ऐसा नाम लिखा जो कि अवेलेबल ही नहीं है, हमने यूआरएल के साथ छेड़खानी करी या हमने रिक्वेस्ट की बॉडी के साथ छेड़खानी करी, तो उस केस में हमारे पास 400 स्टेटस कोड आता है जो कि हमें बोलता है कि आपने रिक्वेस्ट गलत करा है, आपने ही कोई ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो अवेलेबल ही नहीं है, जो है ही नहीं बेसिकली। तो उस केस में हमारे पास बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड 400 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 401 स्टेटस कोड जिसका नाम है अनऑथोराइज्ड, यानी आपके पास परमिशन नहीं है। ये तो नाम सुन के ही हमें समझ आ रहा है, आगे देखते हैं डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। इंडिकेट्स दैट द सर्वर रिक्वायर्स एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन बिफोर द रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड, यानी आपके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन जो हेडर्स के जरिए हम यूज लेते थे www-authenticate, उसके जरिए आपको ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस से ऑथेंटिकेट होगा, ऑथेंटिकेट होने के बाद आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास 401 का एरर आता है कि आप ऑथोराइज नहीं है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, पहले ऑथोराइज हो जाइए, ऑथेंटिकेट करिए खुद को, देन आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स 403। अब 403 स्टेटस कोड क्या बताता है, फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब काफी हद तक अनऑथराइज से सेम है। तो देखते हैं बेसिकली इसमें क्या हमें बताया जा रहा है। इंडिकेट्स दैट नो वन इज अलाउड टू एक्सेस द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ ऑथेंटिकेशन, यानी कि सर आप जो फाइल या रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो इसकी परमिशन किसी के भी पास नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक वो खुद ऑथेंटिकेट ना हो जाए, यानी वो यूजर ना बन जाए जिसके पास परमिशन है। यानी किसी भी नॉर्मल यूजर के पास परमिशन नहीं है काम को करने की, बट एडमिन के पास है। तो जब तक आप एडमिन यूजर नहीं बन जाते तब तक आप उस एडमिन पेज को या कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते एक नॉर्मल यूजर बन के। तो वहां पे बेसिकली 403 स्टेटस कोड हमारे सामने आता है। हमने अक्सर देखा होगा कि सर हम कुछ फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, हम डब या डबस्टर का यूज लेके डायरेक्टरीज निकाल रहे हैं, वहां पे बहुत कॉमन है कि 403 एरर है, जिसका मतलब है कि फाइल तो है अवेलेबल वहां पे, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सो 400 स्टेटस कोड को कंटिन्यू करते हुए उसके बाद एक और एरर कोड जो 400 स्टेटस कोड का 4xss ग्रुप का हमारे पास आया है वो है यहाँ पे 404। अब ये 404 स्टेटस कोड क्या बताता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब कोई चीज नहीं मिल रही है। डेफिनेशन में देख लेते हैं। इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सर आप जो रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो चीज मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो अवेलेबल ही नहीं है, वैसी कोई फाइल नहीं है। तो वहां पे हमारे पास 404 एरर आती है। 404 स्टेटस कोड आता है बेसिकली जो कि हमें बताता है कि आप जो रिसोर्स लेना चाहते हैं वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, नॉट फाउंड। देन हमारे पास आता है 405 स्टेटस कोड। यहाँ पे है मेथड नॉट अलाउड। अब मेथड्स तो हम सभी को पता है क्या होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सब क्या है, मेथड्स है। तो ये बता रहा है कि मेथड्स नॉट अलाउड, नाम तो इसका यही बता रहा है। फिलहाल डेफिनेशन के जरिए अच्छे से समझते हैं। इंडिकेट्स दैट द मेथड यूज इन द रिक्वेस्ट इज नॉट सपोर्टेड फॉर द स्पेसिफाइड यूआरएल, यानी इस पर्टिकुलर यूआरएल में या पर्टिकुलर एक लोकेशन पे आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पुट मेथड अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास जब परमिशन ही नहीं है, जब मैं उसको यूज ही नहीं ले सकता वहां पे, और अगर मैं ले पाऊं तो वर्नेबिलिटी हो गई। बट अगर उससे सिक्योर रहना है तो वहां पे हम यूज लेते हैं 405 स्टेटस कोड का, जिसका मतलब है कि आप इस मेथड को इस रिक्वेस्ट में इस जगह पे यूज नहीं ले सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ये दिखे तो इसका मतलब है आप जो मेथड यूज ले रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है वहां पे, मतलब आप यूज ही नहीं ले सकते, ऑथेंटिकेट नहीं है आप। और इससे बचने के लिए जो हम चीजें करते हैं वो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आगे सीखेंगे, वेब एप्लीकेशन हैकिंग में देखेंगे बेसिकली। बट उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 413 स्टेटस कोड। अब इस स्टेटस कोड का नाम क्या है, इसका नाम है रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज, यानी सर आप जो चीज रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बड़ी है, नाम से तो कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द बॉडी ऑफ योर रिक्वेस्ट इज टू लार्ज फॉर द सर्वर टू हैंडल, एंड यहाँ पे एक अटैक का नाम भी लिखा है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक HTML फॉर्म आया, उस फॉर्म में हमारे पास राइट था कि हम हमारे नाम के लेटर जो है 15 से ज्यादा नहीं लिख सकते, बट हमने चेंजेस करे, जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होती है उसमें चेंजेस करे, और हमने बफर ओवरफ्लो अटैक करने की कोशिश करी, यानी
जितना हमें अथॉरिटी या फिर जितना वहां पे हम डेटा दे सकते थे उससे ज्यादा हमने डेटा एंटर करा, कंटेंट एंटर करा, ताकि बॉडी की साइज बहुत बड़ी हो गई। बिकॉज जितना डेटा हम एंटर करेंगे वहां पे सारा डेटा तो बॉडी के जरिए जाएगा। तो जैसे ही बॉडी की साइज बड़ी हो जाती है, लिमिट से ज्यादा बड़ी चली जाती है, देन वहां पे हमारे पास रिप्लाई में स्टेटस कोड आता है 413 का, जिसका मतलब है रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। के सर आप जो चीज को रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसके अंदर जो बॉडी पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया, इतनी ज्यादा वैल्यूज आप नहीं भेज सकते, वरना बफर ओवरफ्लो अटैक जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। बिकॉज सिस्टम इतने सारे डेटा को प्रोसेस करेगा तो वो बाकी काम नहीं कर पाएगा। तो उसी वजह से यहाँ पे 413 स्टेटस कोड यूज लिया जाता है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटस कोड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 4xs का लास्ट स्टेटस कोड 414। अब इसके अंदर क्या है, इसका नाम क्या हमें बता रहा है, इसका नाम बता रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल टू लॉन्ग। लास्ट में एंटिटी टू लॉन्ग था बेसिकली, जो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता था कि इसकी जो एंटिटी है ये टू लार्ज है, और यहाँ पे बता रहा है कि यूआरएल ज्यादा बड़ी है, यूआरएल टू लार्ज है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द यूआरएल यूज्ड इन द रिक्वेस्ट इज टू लार्ज फॉर द सर्वर टू हैंडल। यानी कि सर आप जो सर्वर पे यूआरएल आपने भेजी है, हो सकता है यूआरएल गेट यूआरएल के जरिए कोई डेटा मूव हो रहा हो, वहां पे मैंने लिमिट से ज्यादा वैल्यूज डाल दी, साइज जो है उस गेट यूआरएल की, उस यूआरएल की बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, जो कि अप्रूव ही नहीं हो सकती। तो उस केस में हमारे पास आता है 414 स्टेटस कोड, जिसका मतलब है कि आपकी जो यूआरएल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, आप इतनी बड़ी यूआरएल नहीं भेज सकते, आप उसको शॉर्ट करें। बिकॉज हो सकता है किसी ने वहां पे बफर ओवरफ्लो अटैक करने के लिए गेट के जरिए जो डेटा मूव हो रहा है वहां पे काफी ज्यादा डेटा कंटेंट डाल दिया हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स 400 स्टेटस कोड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटस कोड जो हमारे पास आता है वो है 5xs की रेंज का। अब ये जो ग्रुप है 5xs ग्रुप है, ये क्या बताता है, द सर्वर एनकाउंटर्ड एन एरर फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट। यानी आप जो चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया होगा जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हमारा सर्वर कोई ना कोई एरर जनरेट कर रहा है, सर्वर्स के अंदर कुछ एरर आ रहे हैं। तो समझते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने स्टेटस कोड हैं। सबसे पहला स्टेटस कोड है 500 स्टेटस कोड, जिसका नाम है इंटरनल सर्वर एरर। इसके नाम से हम काफी कुछ समझ पा रहे हैं कि सर जो हमारा सर्वर है उसमें इंटरनली कहीं ना कहीं एरर आ रही है, उसी की वजह से कुछ काम खराब हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे, इंडिकेट्स दैट द सर्वर एनकाउंटर्ड एन एरर fulfilling the request error somewhere within the application's processing। बेसिकली हो सकता है हमने सिंगल कोड डुअल कोड हम डाल के जो एसक्यूएल इंजेक्शन की टेस्टिंग करते हैं हमने ऐसा कुछ भेजा, बट हमने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल कंटेंट जैसे ही एक बॉडी में डाल के भेजा या यूआरएल के जरिए किसी भी प्रोसेस से भेजा, कोई ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करी जिससे कुछ खराब हो सकता था। तो उस केस में क्या होता है, सर्वर में कुछ गड़बड़ आती होगा, सर्वर एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर पा रही, तो वहां पे वो हमें एरर कोड देती है 500, जिसका मतलब है कि सर आपके इनपुट से सर्वर में एक एरर जनरेट हुई है, सर्वर के अंदर अभी यहाँ पे कमी है जिसको आपको सुधारना चाहिए। तो ये जो एरर कोड्स हैं ये हैकर बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग के हैं चाहे साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज उसको यूज कैसे लेना उस पर डिपेंड करेगा कि वो ब्लैक हैट हैकिंग है कि साइबर सिक्योरिटी है। बट यहाँ पे 500 स्टेटस कोड ये बता देता है कि आपके किए हुए एक्शन से या फिर नहीं भी होने से सर्वर में कुछ एरर आ रही है कि नहीं आ रही। और एरर्स हमेशा अपने साथ अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आती है, इस बात का भी ध्यान रखना। कभी भी सर्वर का आपको कोई भी एरर दिख रहा है तो इसका मतलब है उस एरर में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बारे में हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 503 स्टेटस कोड। अब इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस अनअवेलेबल। यानी सर आप जो चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सर्विस अनअवेलेबल है, नाम तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। देखते हैं यहाँ पे, द एप्लीकेशन एक्सेस्ड वाया द सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, You should verify whether this is the result of any action you have performed। इसका मतलब है बेसिकली कि हम जो भी चीज एक्सेस करना चाह रहे थे वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी किसी गलती की वजह से हो सकता है या फिर सर्वर एरर भी हो सकती है। तो यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल का मतलब है कि आप फिलहाल सर्वर की जो सर्विसेज उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फायरवॉल आपको ब्लॉक कर रहा है, हो सकता है कि आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेज दी जिसकी वजह से अब सर्वर आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा। तो उस केस में 503 स्टेटस कोड यूज आता है, जिसका मतलब है कि आप जो सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं सर वो सर्विस ही अवेलेबल है, या तो आपके इनपुट की वजह से या फिर कोई इंटरनल एरर की वजह से। इंटरनल एरर ज्यादातर 500 में ही आती है, यहाँ पे चांसेस कम होते हैं, यहाँ पे हमारी ही कुछ गलती की वजह से हमारी कुछ इनपुट में मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन करने के बाद ऐसे आउटपुट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पे हमने स्टेटस कोड्स के बारे में काफी कुछ समझा। उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अभी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।